ठीक है। तो देखिए भाई, टैपिटम 3 लेयर हमने पढ़ ली। अब हम अपने बात करते हैं नंबर 4 परत, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट परत है। और मैं आपको बता दूं कि इसका हिंदी नाम जानना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसको बोलते हैं पोषूतक। हिंदी में क्या बोला जाता है इसको? पोषूतक। याद रखना इसको आप, पोषूतक। टैपिटम नाम से पता चल रहा है, पोषण प्रदान करने वाला ऊतक, पोषण। ठीक है। तो ये टैपिटम क्या है भाई? पढ़ते हैं इसको। यह है आंतरिक व विशिष्ट परत है जो बीजाणुजन कोशिका के चारों ओर होती है। इसका केंद्रक स्पष्ट व जीव द्रव्य युक्त होता है। परिपक्व अवस्था में ये बहुकेंद्रकी व बहुगुणित हो जाती है। ठीक है, सुनिए। अभी और है इसके बारे में, चलो मैं यहां इसको रफ करके लिख देता हूं। पोषण प्रदान करने के आधार पर ये 2 प्रकार की होती है, अमीबीय और सेकंड है स्रावी या ग्रंथ। चलिए भाई, अब हम अपनी लास्ट लेयर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। उसको हम बोलते हैं टैपिटम लेयर। समझने की आप कोशिश कीजिए क्या है टैपिटम। कि भाई टैपिटम जो होती है, एक तो सबसे अंदर की और विशिष्ट परत होती है। अब मैं यहां पर एक लेयर बना दूं, ये वाली जो लेयर है इसको हम क्या बोलेंगे? टैपिटम बोलेंगे। अब आपको दिखाई दे रहा है ना, देखिए कि परिधि से केंद्र की तरफ, परिधि से केंद्र की तरफ 4 परतें हमने बना ली। सबसे पहले एपिडर्मिस थी, उसके नीचे एंडोथीसियम थी, उसके नीचे मिडिल लेयर थी, और सबसे लास्ट में कौन सी परत आ गई? अब टैपिटम आ गई। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यह परिधि से केंद्र की तरफ क्रमशः 4 परतों से बनी होती है। कौन? एंथर वॉल, जिसको हम पराकोष भित्ति कह रहे हैं। भाई हम लघु बीजाणुधानी की संरचना देख रहे हैं, और लघु बीजाणुधानी की संरचना के 2 भाग थे, एक तो पराकोष भित्ति और एक बीजाणुजन कोशिका। तो पराकोष भित्ति तो पढ़ रहे हैं अभी, जिसमें 4 लेयर थी, और चारों लेयरों में अब हम सबसे लास्ट की बात कर रहे हैं, टैपिटम की। तो टैपिटम क्या है? कि टैपिटम सबसे अंदर की परत है और विशिष्ट परत है ना, जो बीजाणुजन कोशिका के चारों ओर स्थित रहती है। अब मैं ये कहूं कि यहां पर जो ये आपको दिखाई दे रही है ना, अब ऐसे, ये आपको बात शायद समझ में नहीं आई, मैंने इसको राउंड क्यों कर दिया है। अरे भाई, अब आप इसका एक पूरा चित्र बनाओ, ऐसे इसका पूरा डायग्राम बनाओ,
तो आपको बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि ये चारों परत चारों ओर से बनेंगी, ऐसे नहीं बनेंगी क्या? इसी प्रकार तो बनेंगी चारों ओर से, ठीक है, क्योंकि हम तो इसका अनुप्रस्थ काट पढ़ रहे हैं ना केवल, ठीक है, आ रही ना बात समझ में आपको? तो अब जो ये टैपिटम जो लेयर है वो देखो बिल्कुल इस प्रकार होगी चारों ओर से, और बिल्कुल सेंटर में जो जगह है उस सेंटर में क्या होनी चाहिए? बीजाणुजन कोशिका, ठीक है। अब आपको पता चला ना कि जो हमारी प्रेपशु कोशिका थी उसने ऊपर की तरफ भित्तीय कोशिका बनाई थी, नीचे की तरफ प्राथमिक बीजाणुजन बनाई थी। तो भित्तीय कोशिका ने तो यहां तक 4 परत बना दी ना। अब जो ये हमारी बीजाणुजन कोशिका इसके नीचे थी वो क्या बनाएगी? बीजाणुजन कोशिका। हाँ, जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका थी वो बीजाणु मात्र कोशिका बनाएगी। तो ये सब सेंटर में ही तो आएंगे, ठीक है। तो बीजाणुजन कोशिका के चारों ओर स्थित रहती है हमारी टैपेटम। इसका जो केंद्रक है वो स्पष्ट और जीव द्रव्य, घने जीव द्रव्य, सघन जीव द्रव्य युक्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि भाई परिपक्व अवस्था में ये बहुकेंद्र की और बहुगुणित हो जाती है, क्यों? तो मैं आपको बता दूं बहुकेंद्र की का मतलब क्या होता है। एक विभाजन होता है जिसको हम एंडोमाइटोसिस कहते हैं, अंतः समसूत्री विभाजन, है ना। तो एंडोमाइटोसिस क्या घटना होती है? अंतः समसूत्री विभाजन एक ऐसा विभाजन होता है जिसमें केवल केंद्रक ही विभाजित होता है, कोशिका द्रव्य विभाजित नहीं होता। आप एक बात समझो कि अगर किसी कोशिका में, जब हमने विभाजन पढ़े थे 11वीं क्लास में, तो हम सबसे पहले केंद्रक विभाजन पढ़ते थे ना, और केंद्रक विभाजन के बाद पढ़ते थे कोशिका द्रव्य विभाजन। और जब तक कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता है तब तक 2 सेपरेट कोशिकाएं नहीं बनती, है ना। तो एंडोमाइटोसिस वही घटना होती है कि जिसमें केंद्रक तो बन गए लेकिन कोशिका द्रव्य विभाजन के कारण नई कोशिकाएं नहीं बनी। तो जो हमारी टैपिटम परत की कोशिकाएं होती हैं इनमें एंडोमाइटोसिस होने के कारण केंद्रकों की संख्या बढ़ जाती है, और जब केंद्रक बढ़ेंगे तो गुणित भी ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपको बात याद रखनी है, केवल इतना याद रखो कि टैपिटम की जो परत होती है, टैपिटम की जो परत होती है वो परिपक्व अवस्था में बहुकेंद्र की और बहुगुणित हो जाती है। रीजन क्या है? एंडोमाइटोसिस, अंतः सूत्री विभाजन, ठीक है। बहुत मुख्य लाइन है ये। इस टॉपिक से नीट में हर साल क्वेश्चन बनता है, समझ रहे ना आप मेरी बात को? अच्छा, तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई टैपिटम के बारे में। अब ये नेक्स्ट क्या कह रहा है कि पोषण प्रदान करने के आधार पर, भाई टैपिटम का नाम ही पोषोतक है, और ये पोषण मुख्य रूप से किसको देता है? बीजाणुजन कोशिका को। क्यों देना है भाई? क्योंकि बीजाणुजन कोशिकाएं होती है ना, वो आगे चल के परागकण बनाती है, मेल गैमेट बनाती है। और आपको पता है हमारा टॉपिक क्या है? नर युग्मकोद्भिद का डेवलपमेंट। और क्या है नर युग्मकोद्भिद? अंकुरित परागकण को। तो मैंने आपसे कहा था ना कि हमारे पास एक उद्देश्य है कि आप परागकण को अंकुरित करवाइए, और हम धीरे धीरे अब क्या कर रहे हैं? परागकण की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हम परागकण की ओर बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमने एंथर की डेवलपमेंट देखा, फिर अब उसकी हम संरचना देख रहे हैं। तो संरचना में हम बीजाणुजन कोशिका के पास तो पहुंच गए। अब ये बीजाणुजन कोशिका अगले टॉपिक में क्या करेगी? परागकण बना देगी। समझ में आ रही बात? हाँ। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि पोषण प्रदान करने के आधार पर जो टैपिटम होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है अमीबीय टैपिटम और एक होती है स्रावी ग्रंथिल टैपिटम। क्या चीज है भाई आप समझो। हमारी आरबीएससी बुक में इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं किया है ज्यादा, लेकिन एनसीईआरटी में है, तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या चीज है ये।
देखो टैपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं वो दो प्रकार से भोजन देती हैं बीजाणुजन कोशिका को या ऊतक को। कुछ तो ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो अमीबा की तरह चलकर उनको भोजन देती हैं, समझ में आ रही बात? अमीबा की तरह चलकर, या मैं कहूँ कि टैपिटम की कुछ कोशिकाएं चलकर अपने स्थान से चलकर बीजाणुजन कोशिकाओं को पोषण देती हैं, तो वो तो हो गई अमीबीय। और कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो अपने ही स्थान पर बने रहकर डायरेक्ट पोषण को स्रावित करते हैं। मेरा कहने का मतलब है पोषण को अपने ही स्थान से निकाल दें और उसके पास पहुंचा दें, तो वो होती है स्रावी। बहुत सिंपल सी बात है ना? तो ये आपको बात समझ में आ गई, ठीक है? तो ये हमारी कंप्लीट हुई परागकोश भित्ति, ठीक है? अब मैं आपको एक बार और बता दूं क्योंकि बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये। देखिए परागकोश भित्ति, अच्छा हमारी जो लघु बीजाणुधानी है माइक्रोस्पोरेंजियम जो है उसकी संरचना की मैं बात करूं तो इसके दो भाग होते हैं कि नहीं होते बताओ? पहला परागकोश भित्ति होती है, दूसरी बीजाणुजन कोशिका होती है ना? तो हम परागकोश भित्ति की बात कर रहे हैं। तो परागकोश भित्ति की अगर मैं बात करूं तो इसमें 4 लेयर होती है। तो सबसे पहली जो लेयर होती है वो कौन सी होती है? एपिडर्मिस होती है नहीं होती है एपिडर्मिस? एपिडर्मिस का क्या काम है? क्या काम है एपिडर्मिस का? यह सिंगल चपटी परत है और इसका कार्य प्रोटेक्शन करने का होता है, ठीक है? सेकंड जो लेयर है उसको हम क्या कहते हैं? एंडोथीसियम कहते हैं। चलो मैं क्रम से ही लिख देता हूं इनको। ये हमारी एपिडर्मिस, ये हमारी एंडोथीसियम। क्या है भाई एंडोथीसियम? एंडोथीसियम मुख्य बात क्या पढ़नी है कि अल्फा सेलुलोज के जमा हो जाने से यू आकार की रेशेदार पट्टियां बन जाती हैं और इनमें क्या होता है? आर्द्रता ग्राही प्रकृति के होने के कारण परागकोश के स्फुटन में मदद करती है। थर्ड जो लेयर है वो 1 से 3 परतों वाली होती है, ये इसमें डिफरेंट है, जबकि और जो परत होती है वो सिंगल लेयर होती है। इसको हम बोलते हैं मिडिल लेयर। मिडिल लेयर क्या होती है? 1 से 3 पतली भित्ति वाली परत होती है और इसका काम क्या होता है? पोषण प्रदान करना ही होता है और सबसे पहले नष्ट होने वाली परत है। लास्ट जो हम इम्पोर्टेंट रूप से पढ़ रहे थे वो कौन सी लेयर पढ़ रहे थे? टैपिटम पढ़ रहे थे। टैपिटम क्या है? सबसे आंतरिक और विशिष्ट परत है जो बीजाणुजन कोशिकाओं को, ये रही हमारी बीजाणुजन कोशिकाएं, उनको चारों ओर से घेर कर रखती है ना? परिपक्व अवस्था में बहुकेंद्र की बहुगुणित हो जाती है। क्यों हो जाती है? अंतः समसूत्री विभाजन के कारण, एंडोमाइटोसिस के कारण। और पोषण प्रदान करने के आधार पर कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो अमीबीय और एक स्रावी, ठीक है? तो मैं इसको बोल सकता हूं बीजाणुजन कोशिका। तो इसका एक स्क्रीनशॉट या वो ले लो आप। ले लिया, ठीक है? ये क्या है? लघु बीजाणुधानी की अनुप्रस्थ काट का चित्र है, ठीक है? अगर क्वेश्चन आए लघु बीजाणुधानी की अनुप्रस्थ काट को समझाइए तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। अच्छा, इस अनुप्रस्थ काट में आपको बताइए हर चीज क्लियर दिखाई दे रही नहीं दिखाई दे रही, ठीक है? चलिए अब टैपिटम परत में कुछ नोट में पॉइंट हैं, 2 पॉइंट मैं आपको नोट वाले 2 पॉइंट बता देता हूं। वो नोट वाले पॉइंट क्या है कि टैपिटम में
वसीय गोल आकार की संरचनाएं होती हैं जिन्हें प्रोयूबिस्काय कहते हैं। प्रोयूबिस्काय पर स्पोरोपोलिन के जमाव हो जाने से ये यूबिस्काय में बदल जाती है। तो पहला नोट क्या कहता है, आप याद रखना इनको, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि जो टैपेटम होती है उसमें बसीय गोल आकृति की कुछ संरचनाएं या कोशिकाएं होती हैं जिनको हम प्रोयूबिस्काय कहते हैं। अब प्रो लगा हुआ है तो आप समझ लीजिए ये इनएक्टिव फेज में है। तो जब इस प्रोयूबिस्काय पर स्पोरोपोलिन नाम का पदार्थ जम जाता है, अब हम आगे स्पोरोपोलिन को पढ़ेंगे, बहुत मुख्य शब्द है ये। तो स्पोरोपोलिन के जमाव हो जाने से ये किस में बदल जाती है, यूबिस्काय में बदल जाती है। ठीक है, तो एक तो ये नोट था। एक नोट और था, वो क्या था, कि परागकण के परिपक्व होने से पूर्व ही टैपेटम का ह्रास हो जाए तो परागकण बंधे होते हैं। देखिए बहुत मुख्य क्वेश्चन है ये। वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि परागकण बने नहीं है और उससे पहले ही ये जो टैपेटम लेयर है वो नष्ट हो जाए। बात समझो आप मेरी। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भाई आपको पहले इसका फंक्शन पता होना चाहिए टैपेटम का। तो मैं आपको बता दूं कि टैपेटम का मुख्य काम जो है वो क्या है, पोषण प्रदान करना है। क्या प्रदान करना है, पोषण। किसको, बीजाणुजन कोशिका को। और बीजाणुजन कोशिका पोषण लेके क्या करती है, परागकण बनाती है ना। तो अगर भाई आप इस टैपेटम को ही नष्ट कर देंगे तो इस बीजाणुजन कोशिका को भोजन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। और इसमें भोजन नहीं मिलेगा तो जो परागकण बन भी जाएंगे तो वो बंध्य प्रकृति के होंगे, अर्थात वो फर्टिलाइज नहीं कर सकते, निषेचन नहीं कर सकते। ठीक है, या तो बनेंगे नहीं और बन भी गए तो बंध्य प्रकृति के होंगे। बात समझ में आ गई। तो टैपेटम से लेकर ये 2 नोट वाले क्वेश्चन थे। अब हम बात कर लेते हैं हल्की सी टैपेटम के कार्य के बारे में। टैपेटम के कार्य पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो कार्य क्या है, सबसे पहला लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करना। सेकंड, लघु बीजाणु की सुरक्षा करना। थर्ड, कैलेज एंजाइम का श्रावण करना। और 4, पोलन किट का निर्माण करना। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी टैपेटम लेयर होती है, हमारी जो टैपेटम लेयर होती है उसके 4 कार्य होते हैं। पहला कार्य कि ये लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है। सेकंड कार्य इनकी सुरक्षा करती है। थर्ड, कैलेज एंजाइम का श्रावण करती है। और 4, पोलन किट का निर्माण करती है। अब ये दोनों शब्द है ना, वो आपको अभी नहीं समझने, मैं
अगले लेक्चर में इनको समझाऊंगा कि आखिर कैलेज एंजाइम और कोलन किट क्या चीज है। अभी केवल आप टैपिटम के कार्य में याद रखो, तो इसको आप उतार लीजिए। आपकी बुक में नहीं दिए गए हैं कार्य, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, उतार लिए। चलिए, तो अब मैं आपको बता दूं कि अब हमारी एक परागकोश की भित्ति जो है वो कंप्लीट हुई है। लेकिन जब भी आप क्वेश्चन की बात करेंगे ना, तो आप टैपिटम में ये जो 2 नोट वाले पॉइंट हैं, इनको आप मुख्य क्वेश्चन में ऐड मत करना। अरे मैं ये कह रहा हूँ भाई, जैसे मुख्य क्वेश्चन आ जाए कि लघु बीजाणुधानी संरचना समझाइए, तो आप टैपिटम परत पे जाएंगे, तो टैपिटम परत में जो मैंने 2 नोट लिखाए हैं उनको लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप टैपिटम के बारे में जो मैंने नोट्स में बताया है उतना ही लिखना, और अगर आप कार्य लिखना चाहो तो 1-2 कार्य लिख सकते हैं। ठीक है, और स्पेशल क्वेश्चन आ सकता है कि टैपिटम के कार्य बताओ, तो भी आप लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट हुई है परागकोश भित्ति। अब जो हमारा सेकंड है वह है बीजाणुजन कोश का, जिसको हम स्पोरोजेनियस सेल्स बोलते हैं। अरे भाई, बीजाणु का मतलब स्पोर होता है, तो स्पोरोजीनियस है ना सेल्स, बीजाणुजन कोश का। तो ये क्या होता है भाई कि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती हैं, जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण करती है। ठीक है, देखिए मैं आपको फिर बता दूं कि क्वेश्चन आ गया कि लघु बीजाणुधानी की संरचना को समझाइए, तो आप पता है क्या करते हैं कि केवल जो 4 परत मैंने बताई है उनको लिखकर आ जाते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात है। आपके जो सीनियर थे उनका जब भी मैं टेस्ट लेता था, तो इस क्वेश्चन को मैं जब भी देता था ना, तो लगभग आधे बच्चे यही काम करते थे कि उनको 4 परत पता होती थी, वो उन 4 परतों को लिखकर आ जाते थे। ठीक है, बोल जाते थे कि बीजाणुजन भी इसी का पार्ट है, क्योंकि परागकोश भित्ति क्या थोड़ी लॉन्ग हो जाती थी, तो हम इसको बोल ही जाते थे कि ये भी आएगा इसमें। समझ रहे ना। तो जब भी आपको लघु बीजाणुधानी की संरचना वाला क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको ये दोनों ही चीज लिखनी है, परागकोश भित्ति भी और बीजाणुजन कोशिका भी। छोटा सा पार्ट है बीजाणुजन कोश का। ये क्या कह रहा है कि भाई प्रपशु कोशिका में परिणत विभाजन से जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका बनी थी, वो बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है। ये मान लीजिए बीजाणु मात्र कोशिकाएं, और ये जो बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं वो अर्धसूत्री विभाजन कर क्या बनाती है, लघु बीजाणु या परागकण। अब आपको पता है ना, परागकण तो मेल गैमेट है, और जब भी गैमेट बनते हैं तो कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, जिसको हम कहते हैं लघु बीजाणुधानी या परागकोश की संरचना। ठीक है, अब इसके हम चित्र की बात कर लेते हैं। ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, अब इसको मैंने क्या है, सेल बना दिया है। अब तक ये कोशिकाएं नहीं थी, अब ये कोशिकाएं बन गई है, क्योंकि इनमें मैंने केंद्रक को रख दिया है। ठीक है, सुनिए भाई, एक तो ये चित्र हो गया जो था लघु बीजाणुधानी की अनुप्रस्थ काट का। अब आपको पूरा परागकोश बनाना हो, ठीक है। तो ये पूरा क्या है,
एक परागकोश है, और ये परिपक्व परागकोश है। इस परागकोश में ये जो आपको दिखाई दे रही है, सॉरी ये क्या है, लघु बीजाणुधानी। क्या है ये? लघु बीजाणुधानी। और ये क्या है? योजी। भाई जो पुंकेसर था उसमें योजी था ना एक, तो वो योजी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये इसकी दो पालियां हैं, एक ये पाली एक ये पाली, है ना। हर पाली दो भागों में विभाजित होती है, तब जाके हमारी 4 लघु बीजाणुधानी बनती है। तो ये तो हमारी लघु बीजाणुधानी है, और ये है हमारा एक परिपक्व परागकोश। कैसा है? परिपक्व परागकोश। तो परिपक्व परागकोश आप बना लेंगे, है ना। इसी प्रकार मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे पूछ ले कि स्फुटित परागकोश का चित्र बनाइए, किसका? स्फुटित परागकोश का, तो देखिए ये आपको ऐसे 3 के से अंक बनाने, इस प्रकार, ठीक है। ये मान लीजिए हमारी क्या हो जाएंगी, अरे ये लघु बीजाणुधानी है 4, ये जो आपको 4 कोष्टक से दिखाई दे रहे हैं ना, ये हमारी क्या हो जाएंगी? लघु बीजाणुधानी। क्योंकि ये स्फुटित परागकोश है, मतलब एक ऐसा परागकोश है जो घटी हुई अवस्था में है। कौन सी अवस्था में? ये योजी हो जाएगा, स्फुटित अवस्था में। तो ये जो 4 लघु बीजाणुधानी है, इनमें से परागकण बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो इन डायग्रामों को आप बना लेना, दोनों को स्क्रीनशॉट ले लो चाहे इसका, ठीक है भाई। तो आज हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट है, बहुत मुख्य क्वेश्चन, जिसको हम कहते हैं लघु बीजाणुधानी की संरचना। बाकी बातें करेंगे कल।